Today I am going to discuss on the topic tenure holder of chapter 3 of the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908. So in section 9, tenure holder when not liable to enhancement of rent. So what it says, the tenure holder not enhancement of rent. So no tenure holder who holds his tenure otherwise than under a terminable lease at a fixed rent which has not been changed from time of the permanent settlement shall be liable to any enhancement of such rent anything of the Bengal Decennial Settlement Regulation of 1793, 8 of 1793, section 51, or in any other law or the contrary notwithstanding. So what it says, that tenure holder not liable for the enhancement of rent. So it is not liable to the enhancement of रेंट यानी कि रेंट वो बढ़ाने का कोई भी प्रावधान नहीं था. सो नो टेन्योर होल्डर हु होल्ड इज टेन्योर, कोई भी ऐसा टेन्योर होल्डर जो अपना लैंड को क्या किए हुए है, अपने पास रखे हुए है, अदरवाइज देन अंडर अ टर्मिनेबल लीज. तो कोई टर्मिनेबल लीज यानी कि टर्मिनेट कर सकता है उस लैंड को जो वो होल्ड किया हुआ है, यानी कि वो ख़त्म कर सकता है. तो वो टर्मिनेबल लीज अगर उसके पास नहीं हो और वो कुछ ज़मीन का अधिग्रहण किया हुआ एट अ फिक्स्ड रेंट, ज़मीन का अधिग्रहण क्या किया हो, फिक्स्ड रेंट में किया हो, विच हैज़ नॉट बीन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. और ये क्या है कि नॉट बीन चेंज मतलब लगातार वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते रहता हो. इन अ परमानेंट सेटलमेंट शैल बी लिएबल टू एनी इन्हेंसमेंट ऑफ सच रेंट. तो अगर वो परमानेंट सेटलमेंट है, शैल बी लिएबल मतलब उसमें क्या हो सकता है, इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट हो सकता है एनीथिंग इन द बंगाल डेसिनियल सेटलमेंट रेगुलेशन. तो किस में होगा, बंगाल डेसिनियल सेटलमेंट रेगुलेशन 1793 में 8 ऑफ द 1793 यानी कि 8 ऑफ द 1793 ऑफ सेक्शन 51, चैप्टर 8 और सेक्शन 51, और इन एनी अदर लॉ टू द कॉन्ट्रेरी नॉट विथ स्टैंडिंग. तो जो भी कोई ऐसा लॉ होगा वो क्या होगा, नॉट अ कॉन्ट्रारी नॉट विथ स्टैंडिंग, तो वो विथ स्टैंड नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे क्लियरली कहता है कि टेन्योर होल्डर क्या होगा, नॉट लिएबल, वो लिएबल नहीं होगा अगर उसका रेंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, या फिर मतलब फिक्स्ड रेंट दे रहा हो और उसके पास क्या हो, वो लैंड होल्ड करता हो, यानी कि वो लैंड अधिग्रहित किया हो फ्रॉम हिज टेन्योर. तो उसमें कोई भी लैंड का इन्हेंसमेंट नहीं होगा, यानी कि दे आर नॉट इन्हेंसमेंट ऑफ देयर रेंट. नाउ सेक्शन 9 सेज दैट इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट ऑफ टेन्योर होल्डर और विलेज हेडमैन. किसका रेंट इन्हेंस होगा, टेन्योर होल्डर और विलेज हेडमैन का. कब, so when a rent of tenure holder or a village headman is liable to enhancement during the continuance of his tenancy. कब होगा, टेन्योर होल्डर का और या विलेज हेडमैन का वो लिएबल होगा, यानी कि उसके लिए जिम्मेदार होगा, इन्हेंसमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ दिस टेनेंसी, यानी वो अगर टेनेंसी को कंटिन्यू करता है, सच इन्हेंसमेंट शैल बी मेड. सो सच इन्हेंसमेंट क्या होगा, उसके बाद बनेगा only by an order of the deputy commissioner passed upon an application made to him or by the order of revenue officer passed under chapter 12 of chapter 15. ठीक है, तो कहता है कि वो ऑर्डर होगा, लिएबल होगा वो रेंट पे करने के लिए, किसके ऑर्डर पे, तो डिप्यूटी कमिश्नर का ऑर्डर पे, बाय द ऑर्डर ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर और अपॉन द एप्लीकेशन मेड टू हिम और बाय एन ऑर्डर रेवेन्यू ऑफिसर. तो एक तो या तो एप्लीकेशन उसके पास बना के देगा, या तो डिप्यूटी कमिश्नर उसको ऑर्डर करेगा, या तो ऑर्डर कौन करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर. कौन से चैप्टर में पास करेगा वो ऑर्डर, चैप्टर या तो 12 में पास करेगा या तो चैप्टर 15 से रिलेटेड वो पास करेगा, कौन, रेवेन्यू ऑफिसर. तो दे आर लिएबल टू पे द रेंट. कौन पे करेगा, लिएबल कौन होगा पे करने के लिए, तो विलेज हेडमैन. ठीक है, नाउ सेक्शन 9 ये कहता है. अब सेक्शन 9 का 2 पार्ट क्या कहता है, सो एन इन्हेंसमेंट प्रोग्रेसिव और अदरवाइज. एक इन्हेंसमेंट क्या होगा, या तो प्रोग्रेसिव होगा बढ़ता हुआ, या अदरवाइज में भी सब्जेक्ट टू एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज बाय ऑर्डर अप और टू द लिमिट ऑफ द customary rate payable by person holding similar tenancies in the vicinity, or when no such customary rate exists up to such limits as a fair and equitable. In determining which of these is a fair and equitable rent, regard shall be had to original and history of the tenancy. तो यहाँ पे कहता है ये रेंट प्रोग्रेसिव होगा. कब होगा, सो सब्जेक्ट टू एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कब होगा, जब कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके किसके बिटवीन, किसके किसके बीच में, तो बिटवीन द पार्टीज एंड द टेनेंट्स बाय ऑर्डर अप ऑफ द लिमिट ऑफ द कस्टमरी रेट. तो ऑर्डर क्या होगा, लिमिट में होगा, किसके लिमिट में, कस्टमरी रेट के लिमिट में, पेबल बाय पर्सन होल्डिंग सिमिलर टेनेंसीज. तो वो पर्सन पे करेगा जो वैसे सिमिलर टेनेंसीज के लैंड को होल्ड करता हो इन द विसिनिटी, मतलब अपने पास में वो रखा हुआ हो. और वेन नो सच कस्टमरी रेट एग्जिस्ट, अगर वैसा कोई भी कस्टमरी रेट अगर एग्जिस्ट नहीं करता हो अप टू सच लिमिट्स एज फेयर एंड इक्विटेबल. तो अगर कोई वैसा कस्टमरी लिमिट अगर फेयर और इक्विटेबल वो होल्ड नहीं करता हो, तो ये इनहेंसेबल रेट या प्रोग्रेसिव रेट उसको नहीं देना होगा. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टीज और टेनेंट्स के बीच में, तो ये इन्हेंस्ड कस्टमरी रेट जो है वो पेएबल बाय द पर्सन, यानी वो पर्सन के द्वारा पे करना होगा. सो इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज फेयर,
अगर वो डिटरमाइन करता है कि क्या फेयर है और क्या इक्विटेबल रेंट होना चाहिए, रिगार्ड शैल बी हैड टू द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द टेनेंसी। तो उसका ओरिजिन हम लोग देखेंगे और उसका हिस्ट्री देखेंगे कि वो टेनेंसी किसके पास था और क्या क्या कस्टमरी राइट्स उसको मिला हुआ था। जैसे चैप्टर 2 में हम लोग देखे थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर 2 पार्ट 2 जो बना हुआ है क्लासेस ऑफ टीनेंट्स, तो उसमें बताया गया है कि कैसे कस्टमर राइट को डिटरमाइन किया जाता है और कौन कौन डिटरमाइन करते हैं। नाउ सेक्शन 3, सो व्हेन द रेंट ऑफ अ टेन्योर होल्डर और अ विलेज हेडमैन हैज बीन इनहैंस्ड, अगर टेन्योर होल्डर का विलेज का हेडमैन का रेंट अगर इनहैंस्ड किया जाता है, इट शैल नॉट गेन बी इनहैंस्ड फॉर अ पीरियड 15 ईयर्स। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 ईयर से ज़्यादा इन्हांस नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। और अगर इससे 15 ईयर से ज़्यादा इन्हांस करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा ही होगा। और पास कौन से चैप्टर में होगा, तो चैप्टर 12 और चैप्टर 15 एज वी सी इन हेयर, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 15। नाउ तो कौन पास करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर। सो द पावर लाइज ऑन द हैंड ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर टू इनहेंस द रेंट ऑफ द विलेज हेडमैन और अ टेन्योर होल्डर। तो यहाँ पे क्लियरली वो मेंशन करता है कि या तो डिप्टी कमिश्नर के पास ऑर्डर पावर है या नहीं तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है। किसको इनहेंस करने का, रेंट को इनहेंस करने का या प्रोग्रेसिव रेंट लेने का या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखने का, सबका पावर इन्हीं लोगों के पास में होता है। Now, nothing in this section shall apply to a temporary tenure holder or a tenure holder the rent of whose tenure is subject to variation in accordance with the principle expressed in the contract whereby the tenure was created। तो यहाँ पे एक चीज साफ कर देता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, कोई भी चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा टू अ टेम्पोररी टेन्योर होल्डर। अगर वो टेम्पोररी टेन्योर होल्डर, सो द क्वेश्चन कम्स व्हेन अ टेम्पोररी टेन्योर होल्डर एक्वायर द लैंड और हैव द मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ऑफ अ टेम्पोररी टेन्योर होल्डर, द सेक्शन ऑफ द सेक्शन 9 शैल अप्लाई टू दिस। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देयर इज नो सेक्शन ऑफ सेक्शन 9 शैल अप्लाई टू द टेम्पोररी टेन्योर होल्डर। तो यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो गया, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द टेम्पोररी टेन्योर होल्डर और अ टेन्योर होल्डर द रेंट हुज टेन्योर इज सब्जेक्ट टू अ वेरिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है टेन्योर होल्डर द रेंट हुज टेन्योर इज सब्जेक्ट टू वेरिएशंस। तो जो टेन्योर होल्डर है उसका रेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू वेरिएशन, ऊपर नीचे हो सकता है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स, किसके अकॉर्डेंस में, तो जो प्रिंसिपल एक्सप्रेस्ड किए गए यानी कि उसमें निर्देशित किए गए, किस में, कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है पार्टीज के बीच में, वेयर द टेन्योर वाज क्रिएटेड, वो टेन्योर जहाँ पे पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो टेन्योर क्रिएट किया गया, वहाँ टेन्योर में कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। लेकिन टेम्पोररी टेन्योर होल्डर में याद रखना है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू टेम्पोररी टेन्योर होल्डर। Now section 10 says that certain बुनियार्स not liable to enhancement of rents, कुछ बुनियार से जिसको रेंट का एनहांसमेंट नहीं देना पड़ता है। सो नो बुनियार whose lands are entered in any register prepared and confirmed under the छोटा नागपुर Tenures Act 1869, Bengal Act of 2 of 1869 shall be liable to any enhancement of the rent of his tenure। तो यहाँ पे कह देता है कि नो बुनियार ऑफ लैंड्स आर इंटर्ड इन एनी रजिस्टर प्रिपेयर्ड एंड कन्फर्म्ड अंडर द छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। तो छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट में जो भी होगा, कोई भी बुनियार से अगर लैंड एक्वायर करते हैं और वो क्या है, बंगाल एक्ट ऑफ 2 ऑफ 1869 में भी वहाँ पे है, शैल बी लिएबल टू एनी इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट ऑफ हिज टेन्योर। तो वो लिएबल होंगे किसके लिए, इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट ऑफ हिज टेन्योर। तो उनके पास क्या होगा कि इन्हांसमेंट हो सकता है बट दे आर नॉट लिएबल, वो लिएबल नहीं है उसको पे करने के लिए, अगर बंगाल एक्ट ऑफ 2 ऑफ 1869 में रैयत है तो। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर ऑफ टेन्योर्स, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा अगर ट्रांसफर ऑफ टेन्योर्स हो रहा है, एक टेन्योर से दूसरे टेन्योर के पास जा रहा है लैंड। तो सो व्हेन एनी टेन्योर और अ पोर्शन देयर ऑफ इज ट्रांसफर्ड बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज, द ट्रांसफरी ऑफ हिज सक्सेसर इन द टाइटल शैल कॉज द ट्रांसफर टू बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ द लैंडलॉर्ड टू होम द रेंट ऑफ द टेन्योर और पोर्शन इज पेएबल। तो यहाँ पे क्लियर कर रहा है, कह रहा है कि वेन एनी टेन्योर और अ पोर्शन देयर ऑफ इज ट्रांसफर्ड, कुछ टेन्योर का जो है या कुछ पोर्शन ही ट्रांसफर हो रहा है, किससे ट्रांसफर हो रहा है, बाय सक्सेशन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब या फिर इनहेरिटेंस से हो रहा है, सेल से हो रहा है, गिफ्ट से हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है। सो द ट्रांसफरी और हिज सक्सेसर इन द टाइटल शैल कॉज द
ट्रांसफर टू बी रजिस्टर्ड, तो ये सक्सेसर को क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उस ट्रांसफर को इन द ऑफिस ऑफ द लैंडलॉर्ड। किसके ऑफिस में? ऑन द ऑफिस ऑफ द लैंडलॉर्ड। चाहे कोई भी तरीके से उसको मिल रहा हो, अगर वो सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी घोषित हो जा रहा हो, इनहेरिटेंस अगर उसी के बाल बच्चे को मिल जा रहा हो, सेल करके बेच कर मिल रहा हो, गिफ्ट दे दे रहा हो, या एक्सचेंज कर रहा हो एक लैंड के बदले दूसरे लैंड को दे रहा हो, तो यहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करवाना होगा। किसके ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना होगा? तो लैंडलॉर्ड के ऑफिस में। टू whom द रेंट ऑफ द टेन्योर और पोर्शन इज पेबल, तो वहां पे रेंट का टेन्योर का जो रेंट होगा, जो टेन्योर ऑफ द रेंट और पोर्शन, उसका जो पोर्शन एक्वायर कर रहा है उसके लिए जो रेंट होगा वो पेएबल होगा। सेकेंड बात कहता है द लैंडलॉर्ड सेल इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट रीजन इन द कॉन्ट्ररी अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सच ट्रांसफर्स। तो लैंडलॉर्ड कहता है द लैंडलॉर्ड सेल इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट रीजन, उसके पास कोई रीजन नहीं होगा, सफिशिएंट रीजन नहीं होगा टू द कॉन्ट्ररी लैंड ट्रांसफर के लिए, अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सच ट्रांसफर। तो वो सब जितने भी ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं लैंड का या कुछ पोर्शंस का लैंड का, तो वो सच ट्रांसफर को वैलिड कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सच ट्रांसफर शैल बी लेबल्ड बाय द लैंडलॉर्ड। नाउ नेक्स्ट, so whenever any such transfer is registered in the office of the landlord, he shall be entitled to levy a registration fee of the following amount। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांसफर हो रहा, कोई भी ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर हो रहा है इन द ऑफिस ऑफ द लैंडलॉर्ड, जैसे पहले ट्रांसफर हो रहा था फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू लिवाई रजिस्ट्रेशन फी। उसमें क्या लगा सकता है? एक रजिस्ट्रेशन फी लगा सकता है of the following amount, namely कितने अमाउंट का? So when rent is payable in respect of the tenure or portion of fee of 2% percent term on the annual rent, thereof be provided that no such fee shall be less than 1 rupee or more than 100 rupees। अब कहता है कि अगर रेंट होगा तो वो पेएबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टेन्योर, यानी कि उसका जो भी टेन्योर है, जो भी पोर्शन वो एक्वायर किए हुए लैंड का, बाय द रजिस्ट्रेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो 2% फी लगेगा। कितना लगेगा? 2% फी, एनुअल रेंट मतलब साल भर में। देयर ऑफ प्रोवाइडेड दैट नो सच फी शैल बी लेस देन 1 रुपी, तो कोई भी फी 1 रुपये से कम नहीं रहेगा और कोई भी फी 100 से ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी कि कितना होगा? 1 रुपी टू 100 रुपी। ठीक है, यानी कि 1 से 100 के बीच में रहेगा, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, नाउ so when rent is not payable in respect of the tenure, a portion of a fee of 2 rupees, so कहता है rent is not payable। क्या कहता है? rent is not payable, यानी कि rent payable नहीं होगा in respect of the tenure और portion of fee of 2 rupees। तो अगर 2 रुपये से रहेगा और fee of 2 rupees, तो उसका रेंट में कोई भी पेएबल नहीं होगा। ठीक है, so if an application for the registration of any transfer of tenure or portion thereof under section 1 subsection 1 is not made within a period of 1 year from the date of transfer, and if the registration fee authorized by subsection 3 is not paid or tendered within that period, the transferee of his successor in title shall not be entitled to recover at any time after the expiry of the said period by the suit or the proceedings। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता है कि अगर आपने एप्लीकेशन किया, इफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ टेन्योर और अ पोर्शन, यानी कि कोई भी मतलब ट्रांसफर है टेन्योर का या फिर कुछ पोर्शन का लैंड का, तो वहाँ पे कहता है कि एप्लीकेशन करना पड़ेगा एक रजिस्ट्रेशन के लिए देयर ऑफ अंडर सब सेक्शन 1। कौन से सब सेक्शन में? तो सब सेक्शन 1 के अंडर में वो रजिस्ट्रेशन होगा, इज नॉट मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये क्या होगा? ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का होगा, वो नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन से ट्रांसफर हो रहा है उसके 1 साल तक। एंड इफ द रजिस्ट्रेशन फी ऑथराइज्ड बाय सबसेक्शन 3, अगर वो रजिस्ट्रेशन फी है जो वहाँ पे लैंड के टेन्योर में या पोर्शन में लग रहा है, ऑथराइज कौन करेगा? सबसेक्शन 3 करेगा, जो यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है। सो सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड और टेंडर्ड विद इन दैट पीरियड, तो ये पे नहीं होगा या फिर इसको दिया नहीं जाएगा विद इन दैट पीरियड, 1 साल के भीतर। द ट्रांसफरी ऑफ ए सक्सेसर इन टाइटल शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिकवर। तो ये क्या है कि जो लिया है जमीन वो फिर वो टाइटल को रिकवर नहीं कर पाएगा 1 साल के भीतर। सो एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड बाय सूट और अदर प्रोसीडिंग्स एनी रेंट, तो ये क्या कह रहा है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड दैट इज द 1 ईयर बाय सूट और अदर प्रोसीडिंग्स any rent which may have become due to him as the owner of such tenure or a portion between the date of the transfer and the date of the application of registration। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता है, any rent which may have become due, कोई भी रेंट अगर बचा हुआ है किसके पास? जो सक्सेसर है, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है,
एज द ओनर ऑफ सच टेन्योर और पोर्शन, जो कौन है वही ओनर है सच टेन्योर का या पोर्शन का, बिटवीन द डेट ऑफ द ट्रांसफर एंड द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, जो डेट ऑफ ट्रांसफर और डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके बीच में अगर 1 साल का वैलिडिटी का गैप होता है तो ये क्या होगा, सब सेक्शन 1 में ये क्लियरली कहता है कि 1 साल से ज़्यादा क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का डेट का ट्रांसफर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन फी पे होना चाहिए सब सेक्शन 3 में अगर वो पे नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, वो रिकवर फिर कभी नहीं कर पाएगा उस लैंड को। ठीक है, तो उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट, nothing in this section shall validate a transfer of any tenure or portion thereof which by the terms upon which it is held or by any law or local custom is not transferable। तो कहता है वैलिडेट जो होगा ट्रांसफर ऑफ एनी टेन्योर और पोर्शन, कोई भी टेन्योर या पोर्शन ऑफ लैंड देयर ऑफ विच by the term upon which it is held or by any law of local customary is not transferable। तो अगर ये वैलिडेट ही नहीं होगा ट्रांसफर तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा कोई भी पोर्शन या कोई भी टेन्योर का ट्रांसफर। दूसरा बात कहता है अफेक्ट द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू रिज्यूम अ रिज्यूमेबल टेन्योर। तो ये राइट किसका अफेक्ट करता है, लैंडलॉर्ड का, टू रिज्यूम मतलब फिर से वो लैंड जिसको दिया गया उससे वापस लेना, या रिज्यूमेबल टेन्योर का ये राइट नहीं होता। सो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल determine the validity of these two laws। Now, next is the procedural or refusal of landlord to allow registration or transfer of tenure। तो यहाँ पे कहता है कि प्रोसीड्योर ऑन रिफ्यूजल ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी कि रिफ्यूज कर जाता कौन, लैंडलॉर्ड, टू अलाउ रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन को अलाउ करता ही नहीं है, टू ट्रांसफर ऑफ टेन्योर। सो व्हाट इट सेज, इफ एनी लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू अलाउ द रजिस्ट्रेशन, कोई भी लैंडलॉर्ड अगर क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा, रजिस्ट्रेशन को नहीं अलाउ करेगा या नहीं करने देगा, ऑफ एनी सच ट्रांसफर एज इट मेंशन इन सेक्शन 11। सेक्शन 11 में जिसके बारे में बात की है अभी यहाँ पे, जितने भी पार्ट थे उसमें अगर वो अलाउ नहीं करेगा, द ट्रांसफरी और हिज सक्सेसर इन टाइटल में मेक एप्लीकेशन टू डिप्टी कमिश्नर। तो वो क्या होगा, जो लैंड खरीद रहा है यानी कि जिसके पास ट्रांसफरी है, जो ट्रांसफर ले रहा है, वो किसको एप्लीकेशन करेगा, डिप्टी कमिश्नर को। और एंड द डिप्टी कमिश्नर शैल देयर अपॉन आफ्टर इशूइंग अ नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द लैंडलॉर्ड मेक सच इंक्वायरी एज टाइज कंसीडर नेसेसरी। तो डिप्टी कमिश्नर क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है क्या, एक नोटिस देकर सर्व करके कि लैंडलॉर्ड को, और वहाँ इंक्वायरी कर सकता है, मेक अ सच इंक्वायरी एज टाइज कंसीडर नेसेसरी, जो उनको नेसेसरी लगेगा डिप्टी कमिश्नर को उस तरह के क्या करेंगे, इंक्वायरी बिठा सकते हैं कि ऐसा क्यों रिफ्यूज़ल हो रहा है, लैंडलॉर्ड क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफ़र करने में पोर्शन और मतलब क्या है टेन्योर को मतलब ट्रांसफर करने में। सो एंड इफ सो नो सफिशिएंट ग्राउंड्स आर सोन ऑन द रिफ्यूजल शैल पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट द ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। और अगर देखेगा कि लैंडलॉर्ड का कोई भी ग्राउंड नहीं है जिसके कारण वो रिफ्यूज कर रहा है तो वो क्या करेंगे, एक ऑर्डर जारी करेंगे और ट्रांसफरी को क्या हो जाएगा, वो लैंड ट्रांसफर हो जाएगा। सो द पावर लाई ऑन द हैंड ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एंड नॉट ऑन द हैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड आफ्टर द छोटा नागपुर टीनेंट एक्ट ऑफ 1908। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कौन इंक्वायरी करेगा, तो डिप्टी कमिश्नर इंक्वायरी करेंगे। और कब करेंगे, जब सेक्शन 11 में जब बात करेगा लैंडलॉर्ड रिफ्यूज करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तब ये ऐसा करेंगे कौन, डिप्टी कमिश्नर। तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपको आंसर करने हैं। कहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जेपीएससी में भी, और बहुत सारे जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स को देखे जाते हैं जहाँ पे ट्रांसफर क्या होता है, भुक्तभोगी होता है और उसके पास लैंड ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो वो एक एप्लीकेशन कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर को कि वो इंक्वायरी बिठा सके और क्या है ट्रांसफरी ले सके टेन्योर का, पोर्शन ऑफ अ लैंड का। ठीक है, नाउ तो डिवीजन ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। सो सबसे पहले देखेंगे कैसे डिवीजन ऑफ टेन्योर होता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट होता है। सो डिवीजन ऑफ एनी टेन्योर और अ पोर्शन देयर ऑफ और अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टेन्योर अ पोर्शन देयर ऑफ शैल बी बाइंडिंग ऑन द लैंडलॉर्ड। तो क्लियर कहता है डिवीजन ऑफ एनी टेन्योर, कोई भी डिवीजन हो रहा है टेन्योर का और उसका पोर्शन का, देयर ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंट पेबल, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, रेंट पेबल का, जो रेंट पे करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टेन्योर और पोर्शन, कोई भी पोर्शन और टेन्योर का, देयर ऑफ शैल बी बाइंडिंग टू द बाइंडिंग ऑन द लैंडलॉर्ड। तो वो क्या होगा, बाइंड करेगा किस पे, लैंडलॉर्ड पे। इफ द ट्रांसफरर सेंड्स टू द लैंडलॉर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अ नोटिस ऑफ सच डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ट्रांसफरी सेंड्स करेगा, जो ट्रांसफरर है वो क्या करेगा, सेंड्स करेगा टू द लैंडलॉर्ड, क्या सेंड करेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट और नोटिस, नोटिस एक देगा ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वो डिवीजन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, टेन्योर का या फिर पोर्शन देयर ऑफ, एंड कॉन्टेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, और बताएगा कि क्या क्या इसमें आपका विवरण है। ठीक है,
नाउ तो ये कौन करता है? ट्रांसफरर करता है। कब करेगा? जब डिवीजन ऑफ टेन्योर होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट होगा। किसको करेगा? तो लैंडलॉर्ड को करेगा। क्या करेगा? तो रजिस्टर्ड पोस्टर नोटिस। नाउ provided that the landlord may, if the objects to the said division or distribution of the rent, make an application to the deputy commissioner. अब क्या करेगा? Provided the landlord may, if objects, वो क्या कर रहा है? उसको मान नहीं रहा है। जो उसको ट्रांसफरर जो लीगल जो नोटिस दिया है, पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस, वहाँ डिवीजन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, किसका? रेंट का। तो वह एप्लीकेशन दे सकता है किसको? डिप्टी कमिश्नर को, कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं जो भी चीज़ मेरे पास कहा जा रहा है। फॉर फेयर डिवीजन, किसके लिए ऑब्जेक्ट करेगा? फेयर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। तो मान लीजिए 15 डेज का सर्विस ऑफ नोटिस दिया या 30 डेज का, तो विद इन दैट पीरियड वो जाके डिप्टी कमिश्नर के पास में फेयर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट के बारे में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट करके एक एप्लीकेशन दे सकता है। नाउ ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, तो क्या हो गया? ये एप्लीकेशन किया कौन? लैंडलॉर्ड अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 के थ्रू। द डिप्टी कमिश्नर शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर सर्व ऑन द पार्टीज। तो डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे क्या करेगा? शैल बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में सर्व ऑन द पार्टीज इंक्लूडिंग द लैंडलॉर्ड अ नोटिस ऑन द डेट ऑन विच द इंटेंट्स टू हेयर द एप्लीकेशन आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड होल्डिंग सच इंक्वायरीज एज ए थिंग्स प्रॉपर। तो लैंडलॉर्ड को एक नोटिस करेगा, जो कि वो क्या किया था? एप्लीकेंट था, एप्लीकेशन लिखा था किसको? डिप्टी कमिश्नर को। इंटेंट टू हियर द एप्लीकेशन, वो सुनने के लिए तैयार होंगे। हियरिंग द पार्टीज एंड होल्डिंग सच इंक्वायरीज एज ए थिंग्स प्रॉपर, तो उनको जो भी अच्छा लगेगा उस तरह का क्या करेंगे? वो इंक्वायरी बिठाएंगे और इंक्वायरी में सबको सुनेंगे। सो द डिप्टी कमिश्नर शैल डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट द रेंट ऑफ द टेन्योर इन सच मैनर एज ए डीम्स फेयर एंड इक्विटेबल। तो इन्हीं के हाथ में पावर लाई करता है, किसके हाथ में? डिप्टी कमिश्नर में, कि कैसे डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट होगा रेंट ऑफ द टेन्योर इन सच ए मैनर से डीम्स फेयर एंड इक्विटेबल। तो जो फेयर होगा, जो इक्विटेबल होगा, वो रेंट का डिवीजन होगा। और कौन करेगा ये डिवीजन? तो डिप्टी कमिश्नर। किसको नोटिस करेंगे? तो ये नोटिस करेंगे लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को नोटिस करने के बाद में इनको बुलाया जाएगा, और जो पार्टीज है, जो जिनके साथ में इनका डिवाइड होगा रेंट, उनको भी बुलाया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे? उनको इंक्वायरी करके सुनेंगे, और डिप्टी कमिश्नर को जो भी अच्छा लगेगा, ही वट एवर ही थिंक डीम्स फिट एंड इक्विटेबल, वो मतलब जारी कर देंगे रेंट देने के लिए। सो द ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर अंडर सब सेक्शन 2, तो जो ऑर्डर जो सब सेक्शन 2 में है, ऑर्डर ऑफ द सब सेक्शन 2 शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो वो कब से इफेक्ट में आएगा? तो वो सच डेट से जिस दिन ये ऑर्डर पास करेंगे। कौन? डिप्टी कमिश्नर, रेंट पे करने के लिए। नाउ annulment of encumbrances on resumption of resumable tenure। तो क्या है annulment of encumbrances of resumption of resumable tenure? So upon the resumption of a resumable tenure, every line a subtenancy, easement or any other right or interest created without the consent or permission of the grantor or his successor in interest by the grantee or any other of the successor on the tenure or any limitation on his own interest therein shall be deemed to be annulled except the following namely। अब यहाँ पे annulment के बारे में बात हो रहा है कि जो रिजम्पशन होगा या रिज्यूमेबल टेन्योर का, उसके बारे में क्या क्या होता है। सो अपॉन द रिजम्पशन, अगर रिज्यूम कर गया यानी कि रिजम्पशन हो गया ऑफ अ रिज्यूमेबल टेन्योर, जो कि रिज्यूमेबल टेन्योर था, किसी के पास में था, वो रिज्यूम कर लिया अपने टेन्योर को। सो एवरी लैंड सब टीनेंसी और ईजमेंट किसके द्वारा? तो जो उसके पास था उसी के द्वारा, या फिर सब टीनेंसी के द्वारा, या ईजमेंट के द्वारा, मतलब अपने पास अधिग्रहित करने के द्वारा। और अदर राइट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड, कोई भी अदर राइट अगर इंटरेस्ट का क्रिएट है और वहाँ रिज्यूमेबल टेन्योर हो गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ परमिशन ऑफ द ग्रांटर और हिज सक्सेसर इन इंटरेस्ट। तो उसमें क्या है? विदाउट द कंसेंट, किसी का कंसेंट नहीं चाहिए और परमिशन नहीं चाहिए, आइदर ना गारंटर का और ना सक्सेसर इन इंटरेस्ट का, बाय द गारंटी और एनी ऑफ द सक्सेसर ऑन द टेन्योर। तो कोई भी गारंटर, गारंटी और एनी ऑफ द सक्सेसर ऑफ द गारंटी, किसी का कंसेंट नहीं चाहिए ऑफ द टेन्योर और इन लिमिटेशन ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट देयर ऑन। तो रिज्यूमेबल टेन्योर है और उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। शैल बी डीम्ड टू बी एन्यूल्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग नेमली। तो यहाँ पे क्या होगा? सब चीज़ हो जाएगा, सब उसका रिज्यूमेबल टेन्योर हो जाएगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या क्या है एक्सेप्ट द फॉलोइंग में? So any lease of land whereupon a dwelling house, manufactory or other permanent building has been erected or a permanent garden, plantation, tank, canal, bund, or other work। तो अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता है कि इसका रिज्यूमेबल टेन्योर हो जाएगा और इसमें किसी का भी सक्सेसर का ज़रूरत नहीं लगेगा। लेकिन कब?
जब वहाँ पे लीज ऑफ द लैंड वेयर अपॉन अ ड्वेलिंग हाउस, कोई ड्वेलिंग हाउस नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चर अदर परमानेंट बिल्डिंग अगर बन गया हो, हैज़ बीन इरेक्टेड यानी कि वहाँ पे बन गया, और अ परमानेंट गार्डन बना हो, प्लांटेशन हो, टैंक हो, कैनल हो, बंद अहर हो, या अदर वर्क वहाँ पे कुछ भी हो, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा देखते हैं कि वो रिज्यूमेबल नहीं होगा। सो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकता है, बर्निंग और बरिंग ग्राउंड्स हो सकता है, किसी को दफनाने का जगह बनाया जा सकता है, संक अंडर अनलॉफुल अथॉरिटी। तो ये अनलॉफुल अथॉरिटी होगा, रिज्यूमेबल बहुत मुश्किल से होता है, यानी कि यहाँ सबसेक्शन कहता है कोई भी भूमि भवन वहाँ इरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ एनी राइट ऑफ द गवर्नमेंट इन लैंड विद इन द कैंटोनमेंट, अगर वहाँ कोई राइट है गवर्नमेंट का, कौन से क्षेत्र में पड़ता है, कैंटोनमेंट के क्षेत्र में पड़ेगा। एनी राइट ऑफ अ रैयत और कल्टिवेटर इन इज होल्डिंग और लैंड एज कन्फर्ड बाय दिस एक्ट और एनी लोकल कस्टम यूजेस, तो अगर कोई एनी राइट ऑफ रैयत है या कल्टिवेटर है वहाँ का, होल्डिंग और लैंड एज कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के द्वारा कन्फर्म किया गया हो, और एनी लोकल कस्टम और यूसेज, कोई लोकल कस्टम या यूसेज कर रहा हो, कोई झंडा लगा दिया हो, कोई धर्म का, जाति का, और वहाँ पे क्या है कस्टमरी यूसेज हो रहा हो किसी रैयत का, या कल्टीवेटर होल्ड किया हुआ हो। एनी राइट टू होल्ड लैंड ऑक्युपाइड बाय द सैक्रेड ग्रूव, यानी कि कोई राइट होल्ड किया हो, लैंड को ऑक्युपाइड किया हो, कौन, सैक्रेड ग्रूव की, ऐसा पेड़ पौधा हो जो कि क्या है काटा नहीं जा सकता हो या फिर उसको पूजा जाता हो। ठीक है। नौ, एनी मुंडारी खुट खट्टीदारी टेनेंसी, अगर मुंडारी खुट खट्टीदारी टेनेंसी वहाँ पे उस लैंड पे हो। एनी भुनियार टेन्योर एज डिफाइंड इन द छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट ऑफ 1869 और बंगाल एक्ट 2 ऑफ 1869, अगर ये उस पर लागू हुआ उस जमीन पर, तो वहाँ पे क्या है कि टेन्योर ट्रांसफर मतलब होना नहीं होता है। एनी राइट ऑफ विलेज हेडमैन इन इज ऑफिस और लैंड, ठीक है, तो कोई राइट हो विलेज हेडमैन का या फिर उसका ऑफिस हो या लैंड में। एनी ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, कोई ऐसा चीज़ बना हो जो कि ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़रूरी है उस लैंड में। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया। नाउ नथिंग सेल क्लॉज ऑफ सब सेक्शन 1 सेल कन्फर एनी गारंटर और प्रिज्यूमेबल टेन्योर, और यहाँ पे कहता है नथिंग इन क्लॉज ए, क्लॉज ए में जितना भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे वो कहता है ऑफ सब सेक्शन 1 सेल कन्फर्ड इन ऑन एनी गारंटी ऑफ रिज्यूमेबल टेन्योर, तो कोई भी गारंटी ये सब जितना भी चीज़ हो तो रिज्यूमेबल टेन्योर का गारंटी नहीं देता है। ठीक है। और एनी ऑफ हिज सक्सेसर एनी राइट ओवर मिनरल विच इट डज नॉट अदरवाइज पोजेसेस, तो कहता है यहाँ पे कोई भी सक्सेसर हो राइट ओवर मिनरल, जो भी मिनरल वहाँ पे निकल रहे हैं उसमें वो क्या करेगा, कोई भी राइट पोजेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिज्यूमेबल टेन्योर में क्या है कि सबसेक्शन ए में कोई भी चीज़ अगर आता हो तो रिज्यूमेबल टेन्योर का गारंटी नहीं देता है। अब लास्ट सेक्शन 15 कहता है सेविंग राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो द मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रांसफर अंडर सब सेक्शन 11 or the mere receipt of a registration fee thereunder or the passing of an order by the deputy commissioner under section 12 shall not be deemed to imply a consent to or a permission to make the transfer within the meaning of section 14, and the landlord shall not bound by the terms or conditions of any such transfer। तो अगर लैंडलॉर्ड का राइट को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का राइट को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो ये कहता है कि अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लिया बाय ट्रांसफर अंडर सबसेक्शन 11 और मेयर क्या करवा लिया, रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया फी पे करके, और द पासिंग ऑफ एन ऑर्डर बाय द डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर क्या किया, एक ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 12, सेक्शन 12 के अंतर्गत, शैल नॉट बी डीम टू इम्प्लाई कंसेंट और टू परमिशन टू मेक, तो ये सिर्फ मतलब एकदम डीम नहीं है कि एकदम ज़रूरी नहीं टू इम्प्लाई अ कॉन्सेंट और परमिशन टू मेक द ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र करने का परमिशन नहीं या कॉन्सेंट नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 14। यहाँ पे तो सबसेक्शन 14 में हम लोग देख लिए कि क्या है अगर इस तरह का लैंड होगा तो, एंड द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी बाउंड बाय द टर्म्स और कंडीशन ऑफ एनी सच ट्रांसफर, तो लैंडलॉर्ड बाउंड नहीं होगा अगर कोई ट्रांसफर इस तरह से हो जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, कोई फ़ी दे के करवा लेता है, या डिप्टी कमिश्नर भी पास कर देते, और ये सब अगर पूरा अगर पॉइंट आता है, ये सब पॉइंट पड़ता है, तो ये ट्रांसफ़र क्या होगा, शैल नॉट बी बाउंड टू द लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे इतना ही था क्या बोलते हैं टेन्योर होल्डर चैप्टर 3 में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा टेन्योर होल्डर सेक्शन 9, टेन्योर होल्डर व्हेन नॉट लेबल टू इन्हांसमेंट ऑफ रेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 10 सर्टेन बुनियास नॉट लेबल टू इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट। फिर सेक्शन 11 में पढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर ऑफ टेन्योर। सेक्शन 12 में पढ़ा प्रोसीडियर ऑन रिफ्यूजल ऑफ लैंडलॉर्ड टू अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर टू ऑफ टेन्योर। सेक्शन 13 डिवीजन ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। सेक्शन 14 एन्यूलमेंट और इनकम्बेंसेस ऑन रिजम्पशन एंड रिज्यूमेबल टेन्योर। और सेक्शन 15 में पढ़ा सेविंग राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर
of class of tenants, or the chapter which is related to the Chota Nagpur Tenant Act. In upcoming videos, we learn about the chapter 4. So if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.